बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि आप एक वीडियो हिंदी और उर्दू में बनाइएगा खाड़ी युद्ध के बारे में, जिसको हम वेस्ट एशिया बोलते हैं, क्योंकि जहाँ वहाँ युद्ध है वहाँ उसमें 5 महीने पूरे हो गए हैं और अब वो छठे महीने में है। तो ये मेरी कोशिश है उसको बनाने की। तो सवाल ये पूछा जा रहा है आज वेस्ट एशिया में 5 महीने से लड़ाई चल रही थी। हम जानते हैं लड़ाई शुरू हुई थी 28 फरवरी को, जब अमेरिका और इज़राइल ने धोखे के साथ ईरान पे हमला कर दिया था और 2 दिन के अंदर-अंदर 2nd ऑफ मार्च को ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, जहां से 20% दुनिया का तेल और गैस निकलती है, उसको बंद कर दिया। वो ईरान के कब्जे में है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। और हम ये भी जानते हैं कि ये लड़ाई इन पिछले 5 महीने में जो 28 फरवरी को शुरू हुई थी, 17 जून को अमेरिका राजी हो गया था ईरान से बातचीत करके एक एग्रीमेंट करने की, जिसको बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए, आप एग्रीमेंट तभी करते हैं किसी मुल्क के साथ जब आपको लगता है कि आपके पास लड़ाई करने के जो ऑप्शंस थे, वो हैं ही नहीं। नहीं तो क्यों अमेरिका किसी ईरान के साथ, जो कि मिलिट्री ताकत में कम माना जाता है, उसके साथ बैठकर एग्रीमेंट करेगा। पर उसके बाद क्या हम जानते हैं, 15 जून को ये हुआ, पर फिर प्रेशर पड़ा बहुत सारा प्रेसिडेंट ट्रंप पे अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने अपना ही साइन करा हुआ एग्रीमेंट खुद ही तोड़ दिया। तो मैं आपको ये बताऊंगा पिछले 5 महीने में जो खास-खास नुमाइंदे हैं, जो मुल्क हैं वेस्ट एशिया में, जो इस लड़ाई में शामिल हैं, जैसे कि अमेरिका हुआ, ईरान हुआ, इज़राइल हुआ, खाड़ी मुल्क हुए, पाकिस्तान हुआ, ये आज किस कगार पे खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, ये बताऊंगा। पर ये बताने से पहले 2 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है, 3 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये लड़ाई उस वक़्त हो रही है जब दुनिया में एक बड़ी ताकत नहीं है, 3 बड़ी ताकतें हैं। अमेरिका एक ताकत नहीं है। आज अमेरिका भी है, चाइना भी है, रशिया भी है। ये 3 ताकतें तय करेंगी कि दुनिया किस तरफ जाएगी, दुनिया का क्या हश्र होगा। और 2 ताकतें उसमें से, 3 में से रशिया और चाइना आज ईरान के साथ खड़ी हैं। अरे! ईरान के साथ तो बहुत सारे मुल्क खड़े हैं और उसका सबूत ये है कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर, जिसको धोखे से मारा गया था अमेरिकन और इज़राइली की फ़ोर्सेज़ ने, उनका अभी जो बुरियल हुआ था, फ्यूनरल हुआ था, उसमें 4 करोड़ लोग आए थे और दुनिया के बहुत हेड ऑफ गवर्नमेंट्स और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सब आए थे। तो ईरान के साथ बहुत लोग खड़े हैं। तो अब कहने ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि ये आम-ताम लड़ाई नहीं है। ये वो लड़ाई है जिससे कि हर दिन दुनिया की इकोनॉमी, दुनिया का सारी जो रहन-सहन है, ऊर्जा की प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ अफ़ेक्ट हो रहा है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ये जो खाड़ी मुल्क हैं, खाड़ी मुल्क आप जानते ही हैं कौन-कौन से हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हुआ, यूएई हुआ, कतर हुआ, ओमान हुआ, ये कुवैत हुआ। तो ये जो मुल्क हैं, बहरीन हुआ, यहाँ से तेल और ऑयल ये सब जाता है, करीबन 20% ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर बंद कर दिया जाए और ये ना मिले, इसका मतलब जितने भी मुल्क हैं, जिनको ज़रूरत है इस तेल की, उनको नहीं मिलेगा। हम खुद अपने मुल्क में देख रहे हैं, इंडिया में, जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, डीज़ल के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, एलएनजी लोगों को नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो सवाल ये है कि ये वो लड़ाई है, जो ऐसी लड़ाई नहीं है कि कहीं हो रही है। अरे, ये वो लड़ाई है जिससे पूरा दुनिया जो है, वो अफ़ेक्टेड है। तो हर इंसान जानना चाहता है ये लड़ाई कहाँ पहुँची है और कब खत्म होगी? और तीसरी बात क्या है कि ये लड़ाई वो लड़ाई है, जो अमेरिका में बहुत अनपॉपुलर हो गई है, लोग खुश नहीं हैं। करीबन 67% लोगों, अभी एक सर्वे हुआ था, उन्होंने ये कहा है, ये हमारी लड़ाई है ही नहीं। यहाँ से प्रेसिडेंट ट्रंप को वापस आ जाना चाहिए। क्योंकि जो दुनिया में हो रहा है, वहाँ उसका असर अमेरिका पे भी पड़ रहा है। अमेरिका में महँगाई बढ़ गई है, तेल और गैस के जो प्राइसेज़ हैं, दाम हैं, वो बढ़ गए हैं और ये बढ़ता रहेगा। तो ये जब हम बात समझ लेते हैं, तो अब हम आते हैं इन मुल्कों, ये कहाँ खड़े हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप की। देखिए, जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप का ताल्लुक है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है ये। जो उन्होंने धोखे में आकर इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के कि ये लड़ाई तो खत्म हो जाएगी जल्दी, उन्होंने ये लड़ाई शुरू कर दी। आज ये लड़ाई जो है वो पेट्रो डॉलर की लड़ाई है। इसको थोड़ा समझाता हूँ, क्या चीज़ है पेट्रो डॉलर? देखिए, 1974 में अमेरिका ने सऊदी अरेबिया से बात करी और कहा कि देखिए, आपके पास तेल और गैस है, ये आप दुनिया को, बहुत सारे मुल्क हैं दुनिया में, एशिया में, जापान है, इंडिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, यूरोप में है बहुत मुल्क, जो जिनको आपका तेल और गैस चाहिए। आप उसको बेचिएगा अमेरिकन डॉलर में और हम आपको उसके बदले में सुरक्षा देंगे। सुरक्षा देंगे हम ईरान से, और हम ये देखेंगे कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, वो हमेशा खुला रहे।
तो वो भी एक सुरक्षा होगी, वो हमारी जिम्मेदारी रहेगी। तो ये आइडिया जो था सऊदी अरेबिया को अच्छा लगा। उसके बाद जो बाकी खाड़ी के देश थे उन्होंने भी ये मान लिया कि ठीक है। अच्छा, अब जो मुल्क हैं जिनको वहां का तेल और गैस और बाकी चीजें चाहिए, उनके लिए जरूरी हो गया कि अमेरिकी डॉलर होने चाहिए उनके पास। अब अमेरिका ने क्या शुरू किया कि जो अमेरिका जो है वो कमाता कम है और खर्चा ज्यादा करता है, तो उसका जो नेशनल डेट है, जो मतलब उसके ऊपर जो कर्जा है, वो बढ़ता गया। और उनको सिर्फ ये करना था कि नोट डॉलर छापते रहो, और जितना भी उनका कर्जा था उसको वो अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड, वो एक बॉन्ड है जो वो बेच देते थे उन मुल्कों को जिनको की खाड़ी से तेल और गैस चाहिए। तो वो मुल्क तो ये खरीद रहे थे अमेरिका के जो डेट है, अमेरिका का कर्जा वो खरीद रहे थे, और अमेरिका लगा हुआ था अपना डॉलर छापने में। ये सारा गेम था। तो अभी क्या हुआ है कि अगर अमेरिका इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुलवा पाता तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर ये जितनी भी मुल्क हैं खाड़ी के ये सोचेंगे कि अगर वो खोल ही नहीं सकते तुम, वो कब्जे में ईरान के ही है, तो हम जो है हम ईरान की बात क्यों ना मान लें? हम क्यों डॉलर में कर रहे हैं अपना तेल और गैस बेच रहे हैं? हम लोकल करेंसी में बेचते हैं, उससे और अच्छा होगा। ईरान उनको बोल रहा है आप अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करिएगा, आप क्यों डॉलर में करने में लगे हैं ट्रेड? तो अगर वो हो गया तो अमेरिका को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर तो कर्जा बहुत ज्यादा है। कर्जा बहुत ज्यादा है तो इतनी बड़ी उसकी मिलिट्री ताकत है, कोई 780 उनकी बेसिस है, मिलिट्री बेसिस 80 मुल्क दुनिया के अंदर, वो उसको चलाएंगे कैसे? पैसे ही नहीं है, उनकी खुद की इकॉनमी खत्म हो जाएगी। तो पेट्रो डॉलर एक ऐसी चीज है जिसके कारण प्रेसिडेंट ट्रंप अब छोड़ के नहीं जा सकते, ये एक मसला है। साथ में एक और मसला क्या है कि अभी एक रिपोर्ट आई है कि जो नजदीकी सलाहकार हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, जो मिलिट्री के मामलों को जानते हैं, और जैसे कि मतलब जेडी वैंस उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर हैं जनरल केन, उन्होंने ये बताया है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि देखिए हमारे पास मिसाइल्स बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि अभी तक जो आप लड़ाई लड़ रहे थे उसमें खर्चा बहुत हो गया है मिसाइल्स का। और ये वो मिसाइल नहीं है जो आपने फायर करनी है, ये वो मिसाइल है जो कि ईरान और ड्रोन की मिसाइल्स को रोकेंगी, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेप्टर्स, रोकने वाली, जो बहुत महंगी होती है, बनने में बहुत वक्त लगता है, और उसकी खास कमी आ गई है। इसका मतलब अगर ईरान फायर करता है इजराइल पे या बाकी जो और है खाड़ी के अंदर मुल्क हैं जैसे जॉर्डन है, जहां पर बेसिस हैं अमेरिका की, तो फिर वो उनको रोक नहीं पाएंगे। तो उनके लोग कहेंगे कि भैया अमेरिकन बेसिस हमने यहाँ क्यों रखी है, तो हमारा नुकसान हो रहा है, हमें सुरक्षा कहाँ मिल रही है इससे? तो वो कमी आ गई है। तो क्या और अच्छा इस और साथ साथ अब ये सबसे अहम बात है जो आप समझिए, प्रेसिडेंट ट्रंप धमकाते रहते हैं ईरान को कि मैं तुम्हारे ऊर्जा के जितने भी साधन हैं, तुम्हारी ऑयल फैसिलिटीज हैं, गैस फैसिलिटीज हैं, उन सबको तबाह कर दूंगा। मैं तुम्हारी जितनी पावर की ये है एनर्जी है, जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी है, उसको खत्म कर दूंगा। ईरान ने ये कहा है कि आप जो हमारे ऊपर करेंगे, हम जीसीसी कंट्रीज जहां पर कि आपकी बेसिस हैं, हम उनको वहां तबाह कर देंगे। अब सवाल ये है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये सब ईरान पे करते हैं तो ईरान तो शायद झेल लेगा। क्यों झेल लेगा? क्योंकि ईरान जो है खाड़ी मुल्क छोटे छोटे से हैं, ईरान जो है बहुत बड़ा है, इराक से 4 गुना है, वहां पर पहाड़ भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं, नदियां भी हैं, और वो जो है उसके पास मतलब काफी सहूलियत है, काफी उसके पास फैसिलिटीज है। पर ये जो खाड़ी के मुल्क हैं इनकी दिक्कत हो जाएगी अगर इनसे आप, ये जितने भी खाड़ी के मुल्क हैं, आप एक बात समझिएगा, इनके पास सिर्फ गैस और तेल है, इनके पास ना तो पानी है। पानी का वो प्लांट लगता है, क्योंकि जो पानी है समुद्र का वो पिया नहीं जा सकता, उसको डिसैलिनेशन प्लांट बोलते हैं। खाना इनका सारा बाहर से आता है। लोग जो वहां काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर के ऊपर जो यूएई है, यूएई की अपनी जो पॉपुलेशन है, इमराती जिसे बोलते हैं, वो सिर्फ 1 मिलियन है, और करीबन 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोग जो है वो बाहर के हैं। तो वो सब भाग जाएंगे, वहां पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। तो अगर कहने का मतलब ये है, प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे कल ही रिपोर्ट आई है कल रात को कि जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, जो कि इस पूरे एरिया को देखती है, उन्होंने बहुत सारी ईरान की जगहों पर हमला किया है। वो हमला करेंगे, पर वो बिल्कुल नहीं हमला करेंगे उनकी ऊर्जा की फैसिलिटीज पर, उनकी पावर की फैसिलिटीज पर, क्योंकि अगर जीसीसी कंट्रीज को उन्होंने तबाह कर दिया तो पेट्रो डॉलर्स तो वैसे ही खत्म हो गए, लोग भी भाग जाएंगे वहां से। तो इस कहने का मतलब ये है प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत बुरे फंस गए हैं। मसला सारा पेट्रो डॉलर्स का है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान खोलने को तैयार नहीं है, ना वो वापस जा पा रहे हैं और ना वो बता पा रहे हैं देश को कि मैं हार गया हूं लड़ाई में। तो ये अमेरिका की हालत है। अब देखिए आप ईरान को, आज ईरान क्या चाहता है? ईरान ये चाहता है कि जो अमेरिकी फौजें हैं, जो कि वेस्ट एशिया में खाड़ी में, उस पूरे वेस्ट एशिया के एरिया में करीबन 50,000 अमेरिकी फोर्सेज हैं, वहां पर 19 बेसेस हैं अमेरिका की,
जिसमें 19 में से 5 तो यही हो गई खाड़ी देशों के साथ, बाकी जॉर्डन है, इजिप्ट है, बाकी और मुल्कों के अंदर है, टर्की है, इन सब में है उनकी। तो कहने का मतलब यह है कि उनकी फौजें वहां बैठी हुई हैं सारी की सारी। तो अगर ईरान का ये कहना है कि ये सारी फोर्सेज यहां से चली जाए, वो ये चाहता है, तो वो चाहता है इसके बदले में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो आपस में मिलकर अपनी सिक्योरिटी तय करें, मिल के तय करें, जितने भी हमारे मसले होते हैं उनके हल क्या होंगे वो हम खुद तय करेंगे। तो इसलिए उन्होंने खाड़ी को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके रख दिया है और वो उसको नहीं खोलेंगे। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर आप देखिएगा तो 2 मुल्क हैं जो उसको चलाएंगे, एक है ईरान और दूसरी तरफ है ओमान। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या है, ये पूरा एक पानी का वो है, वाटरवे है, जिसमें पर्शियन गल्फ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और गल्फ ऑफ ओमान है। तो इसमें अंदर जो भी जहाज जाते हैं लेने के लिए तेल गैस वगैरह, 2 रास्ते से जा सकते हैं। या तो वो जा सकते हैं ओमानी के रास्ते कोस्ट के साथ साथ, या जा सकते हैं ईरान कोस्ट के साथ साथ। तो अभी जीसीसी कंट्रीज ने, खाड़ी मुल्कों ने ओमान से कहा, अमेरिका ने ओमान से कहा कि साहब आप ईरान से बात करिएगा और उनको एक आइडिया दीजिएगा। आइडिया ये दीजिएगा कि एक तो जो आप फीस की बात कर रहे हैं, ईरान वहां फीस लगाना चाहता है, तो आप फीस मत लगाइएगा, जिसको अपनी मर्जी से पैसे देने हैं वो दे दे। और दूसरा आप ये करिएगा कि जो 2 रूट हैं, 2 रास्ते हैं, ओमानी और इराकी, इन दोनों में से जहाजों को अंदर आने दीजिए। उन्होंने मना कर दिया ईरान ने। ईरान ने कहा है सारे जहाज जो अंदर जाएंगे वो सिर्फ ईरान के रास्ते से जाएंगे, और उन्होंने कहा है जो वापस आएंगे वो कुछ ओमान के रास्ते से आ सकते हैं, क्योंकि रास्ता वही है वापस आने का, और कोई है ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है ईरान जानता है उसकी ताकत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसको नहीं छोड़ेगा। और जो अमरीकी हैं, फौजें हैं, उनको आइडिया भी नहीं है उन्होंने वहां कितनी मिलिट्री ताकत ईरान ने डाली हुई है, उसको नहीं छोड़ा सकते हैं। उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि सऊदी अरेबिया अब सबसे बड़ा जीसीसी कंट्री है, जो पूरा अरेबियन पेनिनसुला है, बाकी सब छोटे छोटे से हैं। अब उनके साथ दूसरा पंगा चल रहा है, और वो ये है कि उन्होंने यमनीज जो है, आप देखिएगा साउथ में है सऊदी अरेबिया के यमन, यमनीज जो हैं जिसको हूतीज भी बोलते हैं, वो उन्होंने पिछले 12 साल से उनके ऊपर एक तरीके की पाबंदी लगा रखी है कि तुम अपने एयरपोर्ट इस्तेमाल नहीं करोगे, सी पोर्ट इस्तेमाल नहीं करोगे। और यमनीज के पास ताकत है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसी के साथ लगा हुआ रेड सी है, जहां से 12 से 15% दुनिया का ट्रेड होता है, और जहां से सऊदी का एक, जैसे सऊदी जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी तेल बेच सकता है, रेड सी से भी बेच सकता है, वहां भी एक जरिया है, उनका एक पोर्ट है याम्बू। वो उसका जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वैसे ही बलल मंदेब है, उसके साथ में उसको बंद कर सकता है यमनीस। तो कहने का मतलब यह है उसके साथ पंगा ले लिया है। पंगा ये लिया है कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उनका जब फ्यूनरल हुआ था, तो उन्होंने, ईरान ने एक अपना प्लेन, सिविल प्लेन भेजा था, यमनी भी उसमें आ जाए उसके लिए, फ्यूनरल के लिए। तो वो आ गए, जब वो वापस जा रहे थे जो उनका एयरपोर्ट था उसको उन्होंने उड़ा दिया सऊदीज ने। तो ईरानियन ने ये कह दिया कि अब जो रेड सी है वहां से सऊदी का कोई भी हम टैंकर नहीं जाने देंगे, उन्होंने वो बंद कर दिया पकड़ के। तो अब जो है वो सऊदी का वहां पर पंगा खड़ा हो गया। साथ साथ क्या है, सऊदी अब एक और गलती क्या कर बैठा है कि अमेरिका के साथ मिलके, ये अभी की खबर है 2 दिन पहले की, उन्होंने क्या किया है, इराक जो है वहां पर शिया पॉपुलेशन है, ईरान भी शिया मुल्क है, तो वहां पर उनकी फोर्सेज हैं जिसको कहते हैं पॉपुलर मिलिट्री फोर्स। ये मिलिशिया है, रेगुलर आर्मी नहीं है, बट ये वो आर्मी है जो इराकी प्रधानमंत्री के अंडर काम करती है, तो एक तरीके की रेगुलर ही हो गई। उनके ठिकानों पे इन दोनों ने मिलकर अटैक कर दिया। तो उन्होंने उसके उसके रिटर्न में ईरानियों ने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा हम बताते हैं तुम्हें। उन्होंने जॉर्डन में जहां अमेरिका की बेसिस है उस पर अटैक कर दिया। तो अब ये जो अटैक है ये दोनों तरफ से चल रहा है। अब सऊदीज घबरा गए हैं। अभी सऊदी का जो डिफेंस मिनिस्टर था वो गया अमेरिका, वो व्हाइट हाउस में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को मिला, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को मिला और उसको बोला कि साहब ये लड़ाई जो है आप खत्म करवाइएगा। अब लड़ाई कैसे खत्म हो जाएगी, ये तो बढ़ रही है। तो ये कहने का मतलब ये है ईरान एक बहुत बड़ी अच्छी पोजीशन में है आज। उसने बहुत सालों तक, डेकेड्स तक ये तैयारी करी है। उसकी जो मिसाइल सिटीज हैं वो सब अंडरग्राउंड है, ऊपर जो भी है वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसके बाद लोग रहते हैं, सब कुछ मिलिट्री अंडरग्राउंड है। पूरी मदद मिल रही है उसको, चीन से भी मिल रही है, रशिया से भी मिल रही है, वहां वो मिसाइल्स बना भी रहा है, ड्रोन भी बना रहा है। तो वो एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। और जहां तक जैसे मैंने आपको बताया, जो वक्त है वो आज ईरान के साथ खड़ा है, वक्त ट्रंप के साथ नहीं है, क्योंकि ट्रंप की घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये तो मसला हो गया ईरान का, बहुत अच्छी पोजीशन में है। अब आप ये इजराइल में, इजराइल जो है वो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम की जड़ इजराइल है।
क्योंकि इजराइल का हमेशा ये रहा है सोच कि किस तरीके से ईरान को हराया जाए, जो ईरान नहीं हार पा रहा है। उन्होंने बाकी और जो मुल्क हैं उनको सबको शिकस्त दे के वो चाहते हैं कि पूरा एरिया जो है वो अब एक इजराइल बन जाए। कब्जा करना चाहते हैं हर जगह पर। ग्रेटर इजराइल, इजराइल ड्रीम है एक उनकी जायनिस्ट की, जो ये सोचते हैं कि हमें बढ़ना है। तो सारी प्रॉब्लम की जड़ ये है। तो जहां तक इनका ताल्लुक है, अभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अभी एक दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप को मिले थे व्हाइट हाउस में, और उन्होंने कहा है कि वो मान गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की, मैं तुम्हें पूरा जो है तुम्हारे साथ मैं कोऑपरेट करूंगा और हम मिलकर काम करेंगे। पर उनका तो प्रायोरिटी अलग है। उनकी प्रायोरिटी ये थोड़ा है कि हरबोज खुले, उनकी प्रायोरिटी ये थोड़ा है कि पेट्रो डॉलर्स हो। उनकी प्रायोरिटी ये है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है तो इसका मतलब यह है कि ईरान शिकस्त कभी हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कोशिश कर ली, जब 28 फरवरी को लड़ाई शुरू करी थी, तो क्या लड़ाई थी वो? ये थी कि 28 फरवरी को जो टॉप लीडरशिप थी ईरान की, उसको मार दिया। ईरान जो इजराइल है, उनकी स्पेशलिटी ये है, मोसाद जो उनकी एजेंसी है, स्पाई एजेंसी जो है, इंटेलिजेंस एजेंसी, वो पता लगाती है कौन सा लीडर कहाँ है, वो लीडर को मार दिया। उन्होंने सोचा था लीडर मर जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये पूरा मुल्क जो है वो खत्म हो जाएगा। वो तो हुआ नहीं। अब उनका निशाना है न्यूक्लियर वेपन पे। और एक और चीज जो वो देख रहे हैं, जो बहुत ही जरूरी है, समझने वाली है। देखिए, जहां तक ईरान का ताल्लुक है, वो चाहता है बाहर की ताकतें चली जाए, मतलब कि अमेरिका। पर इसराइल तो वेस्ट एशिया में ही है। तो अब एक बात और क्या हुई है कि जो इस साल जो अमेरिका का जो पेंटागन है, जो कि मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है, उसका बजट है, उस बजट के साथ साथ एक लाइन और है, और वो ये है कि वेस्ट एशिया के लिए अमेरिका और इजराइल की जो फोर्सेस हैं वो मिलकर काम करें। कहने का मतलब ये है कि इतनी तगड़ी है इजराइल की पकड़ अमेरिका की कांग्रेस के ऊपर, जो उनकी नियम बनाती है, लॉज बनाती है, कि उन्होंने उसको ये लिखवा दिया है ये होने के लिए। इससे वो क्या करना चाहते हैं कि अगर अमेरिका जाता भी है वेस्ट एशिया से, तो जो अमेरिका का जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल कमांड, वो इजराइल प्राइम मिनिस्टर के अंडर आ जाएगा। इसका मतलब इजराइल वहीं रहेगा, सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर वहीं रहेगा, अमेरिका की मिलिट्री एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसी सब काम करेंगी इजरायली प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो ये वो आगे की सोच रहे हैं इजरायली नेतन्याहू की, किस तरीके से मैं जो है, अमेरिका अगर निकल भी जाता है यहां से, फिर भी अमेरिका की मिलिट्री इंटेलिजेंस ताकत मेरे हाथ में रहे। तो ये इनका मसला है, वो बिल्कुल अलग है। अब देखिए, पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस सब में। पाकिस्तान 4 चीजें कर रहा है, जिसको मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि जो चीज ग्राउंड पे हो रही है उसको आप झुठला नहीं सकते हैं। पहली बात, जैसे मैंने आपसे बताया कि ईरान चाहता है कि जो अमेरिका यहां से अगर निकल जाता है, तो हमारे पास इस्लामिक एक तरीका होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं इस्लामिक फ्रेमवर्क, जिसके तहत जो है, जो इस्लामिक कंट्रीज वहां हैं और सारी है, तो उनके जो मसले हैं हम आपस में हल कर लें, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, हमें लड़ाई सिर्फ बाहर की ताकत से करनी है, अंदर जो है हम बातचीत कर लें। पाकिस्तान इसके अंदर इस्लामिक फ्रेम, जो रीजनल फ्रेमवर्क है, जिसको मैं इस्लामिक फ्रेमवर्क बता रहा हूं, एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। और ईरान ये जानता है, तभी ईरान ने जो अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो मैंने बताया 17 जून को साइन किया था अमेरिका के साथ, उसका नाम ही रख दिया है इस्लामाबाद MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्यों ये पाकिस्तान कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ अलग ही काबिलियत है। पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके कोई रिलेशन ही नहीं है, डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल के साथ है ही नहीं। और हमारा जो ये 4 दिन की लड़ाई हुई थी सिंदूर, उसके बाद अमेरिका ने ये तय किया, बाकी खाड़ी देशों ने ये तय किया, इस नतीजे पे पहुंचे कि पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल लड़ाई लड़ने की जो ताकत है वो भी बहुत अच्छी है। और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके तीनों बड़ी ताकतों के साथ इकलौता मुल्क है, अमेरिका, चाइना, रशिया के साथ जो उसके रिश्ते हैं बहुत अच्छे हैं। तो ये ये मुल्क आइडियल है ये इस्लामिक फ्रेमवर्क चलाने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंदर अंदर ही पाकिस्तान ने क्या किया है, खासकर पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने 4 ऐसे मुल्क ले लिए हैं जो खास मुल्क हैं वेस्ट एशिया में। एक तो टर्की ले लिया उन्होंने, तो पाकिस्तान टर्की मिल गए, साथ में इजिप्ट ले लिया, और चौथा ले लिया सऊदी। सऊदी आप जानते हैं GCC का सबसे बड़ा कंट्री है, और इजिप्ट जो है वो अरब कंट्रीज का नुमाइंदा हो गया। तो ये 4 कंट्रीज जो है, इनसे भी आपस में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका के जाने के बाद हमारा एक रीजनल अरेंजमेंट होना चाहिए, जिससे कि हम अपनी रीजन की बातें खुद तय कर सकें। यहां भी उनका रोल है। तीसरा इंपॉर्टेंट रोल, जो कि खास रोल है
आर्मी चीफ पाकिस्तान का, आसिम मुनीर का, वो ये है कि आज जो है ईरान और अमेरिका आपस में बात नहीं कर रहे, फिर से लड़ाई शुरू कर दी है इन्होंने एमओयू साइन करने के बावजूद। तो एक ऐसा मुल्क चाहिए जो दोनों से बात कर सके, और वो है पाकिस्तान। दोनों मुल्क नहीं चाहते कि लड़ाई हो, क्योंकि अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि मेरे पेट्रो डॉलर्स बचे रहें और कुछ ना हो। ईरान जो है वो ये चाहता है कि तबाही ना हो, करेगा अगर करनी पड़े कि तबाही ना हो, क्योंकि ईरान जानता है उसको वहीं रहना है वेस्ट एशिया में। ईरान जानता है कि उसको खाड़ी मुल्कों के साथ ही रहना है। ईरान जानता है कि वो यहीं पर वेस्ट एशिया के अंदर उसको एक रीजनल ऑर्डर बनाना है, यहाँ के सब मुल्कों को मिला के। पर तो इसलिए पाकिस्तान वो मुल्क है जो इन दोनों से बात कर सकता है। यहाँ से बात वो करता है ईरान के साथ, और फिर टॉप लीडरशिप के साथ ईरान की, और उधर टॉप लीडरशिप अमेरिका की, प्रेसिडेंट ट्रंप, जेडी वांस, इनसे सीधी बात होती है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। तो वो ये बहुत अहम रोल है जो कि प्ले कर रहा है पाकिस्तान। और चौथा क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के रिश्ते तीनों मुल्कों के साथ अच्छे हैं, तो जो भी आसिम मुनीर या पाकिस्तान कर रहा है वो बिल्कुल जाहिर है कि वो उसको बता रहे होंगे चीन को भी, रशिया को भी, क्योंकि ये दोनों मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं जो हो रहा है इस लड़ाई को। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो सिचुएशन है जो हम देख रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि हमला अमेरिका, ऊर्जा जो है, पावर है, ईरान के उस पर नहीं करेगा। अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है लड़ाई का, ईरान के पास सारे ऑप्शन है लड़ाई के। अब क्योंकि अमेरिका ने और प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद साइन करने के बाद एमओयू फिर से लड़ाई शुरू कर दी है, तो अब जो रवैया होगा ईरान का वो और सख्त होगा।